ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 7 है। सोल स्टार्टेड। फिर जीनियन जियानियों को लेकर सिमेट्री जाता है और वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि माई चैंग वांग वी के सिमेट्री के सामने बैठा हुआ है। और जीनियन उसे जाकर बोलता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ अपनी कली की सिमेट्री पर फूल रखने आए हो या क्राइम करने की वजह से गिल्ड के लिए आए हो? जिस रात वांग वी मरी थी उस रात तुम उसके रूम में गए थे। तुम जानते थे कि वो तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए तुम उसकी एडवांटेज लेने के लिए उसके रूम में गए थे। लेकिन उसने शायद तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने में मना कर दी थी, इसीलिए तुमने गुस्से में उसे मार डाला और उसे एक सुसाइड केस की तरह सजा दिया। और माईचैन बोलता है, नहीं, मैं उसकी रूम में सिर्फ अपना प्यार कन्फेस करने गया था। जब से वो कंपनी में आई थी तब से मैं उसे पसंद करता था, लेकिन मैं एक जूनियर सेल्समैन हूँ, मेरा सैलरी भी ज्यादा नहीं है और मेरे पास कोई अपार्टमेंट भी नहीं है, इसीलिए मेरे पास साहस नहीं था कि मैं अपने दिल की बात उसे बता सकूं। लेकिन उस रात मैंने साहस कर उसके रूम में जाकर अपने दिल की बात उसे बता दिया था। और वांग वी वो सुनकर खुश भी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस भी थी और उसने कही थी कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए मैं अपने रूम में चला गया था और शायद पार्टी में ड्रिंक करने की वजह से मैं सो गया था। फिर सुबह उठकर मैंने सुना कि वांग वी ने सुसाइड कर लिया है। और जीनियन बोलता है, तुमने उसे कन्फेस किया कि तुम उसे पसंद करते हो और उसने कही कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन उसके बाद ही उसने सुसाइड कर दिया। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगा? माईचैन बोलता है, मुझे अजीब लगा था, इसीलिए मैंने मैनेजर ली को बोला भी था कि वांग वी सुसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि मरने से पहले मैंने उसके साथ बात किया था और तब मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ करेगी। और मैनेजर ली ने कही थी कि तब मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसलिए मैं उसकी बिहेवियर समझ नहीं पाया। और सभी जानते हैं कि वांग वी के ऊपर काम का बहुत प्रेशर था और शायद मेरा प्यार भी उसके जिंदा रहने के लिए इनफ नहीं था। और जीनियन वहाँ से चला जाता है और जियानियो उसे बोलती है, तुम कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहे थे, इसीलिए हम लोग तुमसे मिलने आए थे। हम नहीं चाहते हैं कि इस सब की वजह से तुम्हारे काम पे कोई असर पड़े, इसीलिए हमारे बीच में आज जो बात हुआ है वो किसी को मत बताना। फिर वो लोग जाने लगते हैं और फूजियो जियानियो को कॉल कर बोलता है, जिस दिन वांग वी मरी थी उस दिन वांग वी ने अपनी डायरी में कुछ लिखी थी, मैं तुम्हारे फोन में वो भेज रहा हूँ। फिर जियानियो जीनियन को वो पढ़कर सुनाती है जहाँ माईचैन ने जो उसे प्रपोज किया था उस बारे में लिखा था। और जियानियो बोलती है, इसका मतलब माईचैन सच बोल रहा था। और जीनियन बोलता है, वो सुसाइड लेटर ये डायरी लिखने के पहले लिखी गई थी, क्योंकि वो सुसाइड लेटर देखकर लगता है कि वो लिखने के समय उसने अपना सारा होप खो दिया था। लेकिन ये डायरी पढ़कर लगता है कि वो सुसाइड करने में हेजिटेट कर रही थी। उसने सुसाइड लेटर लिखी थी, लेकिन माईचैन के प्रपोज करने के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया था और फिर उसने ऐसा कुछ डिसाइड किया जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा। फिर घर जाकर जियानियो वो सब लिखने लगती है जो उन्हें अब तक पता चला और बोलती है, वांग वी 1 महीने पहले मरी थी और तब वो डिप्रेशन में थी, इसीलिए सभी ने सोच लिया कि काम और रिलेशनशिप के प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसकी सुसाइड की वजह कुछ और है जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। उस रात पार्टी के बाद वांग वी अपने रूम में चली गई थी और सुसाइड लेटर लिखी थी। फिर माईचैन ने उसके रूम में आकर अपना लव कन्फेस किया था। फिर वांग वी ने आखिरी बार अपनी डायरी लिखी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था हमें वही पता लगाना होगा। और जीनियन जियानियो के रूम में कब देखता है जो जियानियो यूज नहीं करती थी, इसीलिए वो पूछता है, क्या तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया था? जियानियो बोलती है, हाँ, जर्रन आया था, उसका यहाँ ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए वो मुझसे मिलने आया था और उसने तुम्हें उस किलर के घर पे लिखे हुए नंबरों से जो नंबर मिला है वो तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? जीनियन बोलता है, मैं इन सब फालतू चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोर्ड में रूममेट इयररिंग फॉरेंसिक टेस्ट लिखने लगता है और बोलता है, इस केस में बहुत सारे प्रूफ है जिससे ये बताया जा सकता है कि ये एक मर्डर केस है और किलर तुम्हारे को वर्कर्स में से कोई है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ये केस इन्वेस्टिगेशन करने दूंगा, इसीलिए इसके बारे में अच्छे से सोचो। और वो चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में जाकर जियानियो केस की फोटो देखने लगती है और तभी उसे याद आता है कि जीनियन ने बोर्ड में रूममेट लिखा था, जिसका मतलब वांग वी की कोई रूममेट थी। इसीलिए जियानियो वॉशरूम में सू क्वीन को अकेले देखकर उसे बोलती है, उस रात होंग योंग रिसोर्ट में सिर्फ हाई पोजीशन वाले को इंडिविजुअल रूम दिया गया था, लेकिन तुम्हारी और वांग वी की पोजीशन उतनी हाई नहीं थी और उस रिसोर्ट में मैनेजर ली को छोड़ के तुम और वांग वी लड़की थी। मैनेजर ली की पोजीशन हाई होने की वजह से उन्हें इंडिविजुअल रूम मिला था। इसका मतलब तुम और वांग वी उस रात एक ही रूम शेयर कर रही थी। जब वांग वी सुसाइड कर रही थी तब तुम कहाँ थी? सू कोई बोलते हैं, मैं उस रात मैनेजर सैंग फू के साथ थी, उसका डिवोर्स हो गया है और उसने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है,
इसीलिए मैं उसके साथ थी। क्या डायरेक्टर वो हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्या वो इस वजह से मुझे काम से निकाल देंगे? जियानियो बोलती है नहीं। फिर जियानियो घर जाकर जिनियान को सब बताती है और बोलती है वो दोनों मर्डरर नहीं हो सकते हैं और हमें अभी भी सुसाइड की वजह नहीं पता है। जिनियन बोलता है हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं पता है। जियानियो बोलती है अगर तुम्हें पता है तो मुझे जल्दी से बताओ। जिनियन बोलता है किलर ने वांगवी के परिवार को $1 लाख दिया है जिससे वो लोग वांगवी के फॉरेंसिक टेस्ट ना कराएं। तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया है? जियानियो बोलती है शायद किलर ने वांगवी को मारने से पहले उसे बेहोश करने के लिए उसे स्लीपिंग पिल्स दिया था। फॉरेंसिक टेस्ट में वो पता चल जाता है इसीलिए। जिनियन बोलता है बहुत लोग दोनों तरह से मरने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांगवी ने अपनी सुसाइड लेटर में लिखी थी कि वो रिलैक्स करने के चक्कर में एक अंधेरे दुनिया में फंस गई है और वो खुद को वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है, जिसका मतलब वो ड्रग लेती थी। लेकिन सिर्फ ड्रग लेने की वजह से कोई उसे नहीं मारेगा। मुझे लगता है उस कंपनी में कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाता है। फिर जियानियो जाकर यान जीकुई को बताता है कि तुम्हारे कंपनी में कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का बिजनेस चल रहा है और वांग वुई भी ड्रग लेती थी, इसीलिए उसने फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कराने के लिए वांग वुई के परिवार को इतना सारा पैसा दिया है। और जीकुई बोलती है अगर मुझे वो ईमेल नहीं मिलता तो हमें वांग वुई के मर्डर और इस ड्रग ट्रैफिकिंग केस के बारे में पता ही नहीं चलता। तो वांग वुई के परिवार को पैसा किसने दिया है और मुझे भी वो ईमेल किसने भेजा था? जिनियन बोलता है फुजियो वो अकाउंट चेक कर रहा है, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि वो कौन है। मुझे लगता है तुम्हें पहले पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। इसीलिए जीकुई पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस लीडर ये केस जर्रन को देते हैं क्योंकि जर्रन ने पहले भी जिनियन के साथ काम किया है, इसलिए जिनियन उसके साथ ही काम करना चाहता है। फिर रात में जर्रन जियानियो को फोन करके बोलता है कि मैं ये केस संभालूंगा, इसलिए मुझे सब इन्फॉर्मेशन भेज देना। और जियानियो ठीक है बोलकर फोन रख देती है। फिर वो उन नंबरों के बारे में सोचने लगती है और उन नंबरों को अल्फाबेट के अनुसार सजाती है। फिर वो उन अल्फाबेट को सजा कर देखती है कि वो हो रहा है हाई साइमन, इसीलिए वो जल्दी से जिनियन को जाकर बोलती है इन नंबरों को डिकोड करना बहुत ही आसान था, इसका मतलब है हाई साइमन। क्या तुम्हें इसका मीनिंग पहले से पता था? और किलर ने तुम्हारे लिए ये मैसेज क्यों लिखा है? जिनियन बोलता है किलर ने ये नहीं लिखा है, वो केस सॉल्व करने से पहले ही वो जानता था कि किलर कौन है, नहीं तो उसने किलर को मर्डर करने के लिए ट्रिगर किया था। वो मुझ पर नजर रख रहा है, उसने केस को ऐसे सजाया था जिससे मैं केस को एक्सेप्ट करूं और वो ये मैसेज छोड़कर समझाना चाहता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। और जियानियो बोलती है तो क्या इस कंपनी का केस भी उसने सेट किया है? उसने ईमेल भेजा था। तुम ये सब पुलिस को क्यों नहीं बता रहे हो? ये बहुत डेंजरस हो सकता है, हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है या तुम जानते हो कि वो कौन है। और जिनियन एक साइको किलर टॉमी के बारे में सोचता है जिसे उसने अमेरिका में रहने के समय पकड़ा था। फिर अगले दिन जिनियन फुजियो के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर उसकी यूएस के पुलिस ऑफिसर फ्रेंड सुसैन को वीडियो कॉल कर टॉमी के बारे में पूछता है। और सुसैन बोलती है तुमने ही उसे पकड़कर यूएस के सबसे गार्डेड जेल में भेजा था, वो वहाँ से भाग नहीं सकता है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैंने फिर भी चेक किया और टॉमी जेल में ही है और इन सालों में उससे कोई मिलने भी नहीं आया है, इसीलिए जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वो टॉमी नहीं है। जिनियन बोलता है मैं जानता हूँ वो टॉमी नहीं है, लेकिन वो टॉमी को कॉपी कर रहा है, मुझे लगता है उसका टॉमी के साथ कोई कनेक्शन है। सुसैन बोलती है तो तुम क्या चाहते हो? जिनियन बोलता है मैं तुम लोगों के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए। सुसैन बोलती है लेकिन अभी ये नहीं हो सकता है, जब तुम चाइना लौट गए थे तब से तुम हमारे पुलिस फोर्स के मेंबर और नहीं रहे, इसीलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। जिनियन बोलता है टॉमी को उससे बेहतर कोई नहीं जाता है और उसका टॉमी के साथ कोई कनेक्शन है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और सुसैन मैं बात करके देखती हूँ बोलकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो फिर से आती है और बोलती है ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल वायलेंस केस होने की वजह से वो लोग मान गए, लेकिन वो लोग पुलिस के सिवाय किसी बाहर के आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन तुम एक विक्टिम होकर इस केस में काम कर सकते हो। तुम्हें ये पसंद हो और ना हो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम टॉमी के एक विक्टिम हो। और जिनियन मान जाता है और सुसैन बोलती है मैं चाइनीज पुलिस के साथ कांटेक्ट करके सब पेपर वर्क संभाल लूंगी। फिर जिनियन जाने लगता है और सुसैन उसे बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो लड़की कौन है, तुम पहले से बदल गए हो। और जिनियन बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के चेहरा पढ़ने में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हें मेरा चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जिनियन जियानियो को और पुलिस को लेकर क्राइम सीन पर जाता है और वहाँ आसपास देखने लगता है, इसीलिए जियानियो जिनियन को बोलती है तुम क्या ढूंढ रहे हो? जिनियन बोलता है वो सुसाइड लेटर फेक नहीं था, जिसका मतलब वांगवी उस रात सच में सुसाइड करने वाली थी। वांगवी ने अपने सुसाइड लेटर में लिखी थी कि
वो आखिरी बार इस अंधकार में आखिरी बार रिलैक्स करना चाहती है, जिसका मतलब वो ड्रग्स का ओवरडोज लेकर मरने वाली थी। लेकिन माई चैन के कन्फेस करने के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है तब उसकी फर्स्ट स्टेप क्या हुई होगी? जियानियो बोलती है ड्रग्स फेंक देना। जिनियन बोलता है हाँ, उसने जरूर आसपास ही ड्रग्स फेंकी होगी और उन्हें वो ड्रग्स मिल जाता है। फिर जियानियो ऑफिस जाती है और वहाँ पीजी उसे बोलता है हम हमेशा हमारे नए एम्प्लॉय के लिए पार्टी रखते हैं, इसीलिए कल रात 8 बजे मेरे घर चली आना। हम ये पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए रख रहे हैं, इसलिए मत बोलना कि तुम नहीं आ पाओगी। और जियानियो बोलती है मैं जरूर आऊंगी। फिर जियानियो घर जाती है और जरन उसे फोन करता है और वो जरन को बोलती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पार्टी के बहाने पीजी के घर जा रहा हूँ। और जरन बोलता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सभी सस्पेक्ट हैं और उनमें से कोई जरूर मर्डरर है। और जियानियो बोलती है वहाँ बाकी लोग भी होंगे, इसीलिए चिंता मत करो। और जरन बोलता है ठीक है, अगर तुम जाओगे तो अच्छे से तैयार होकर जाना। जियानियो बोलती है चिंता मत करो, जीनियन मेरे लिए सब कुछ तैयार कर देगा। फिर वो फोन रखकर जीनियन के साथ खाने जाती है और जीनियन उसे बोलता है जरन तुम्हारी बहुत केयर करता है। जियानियो बोलती है हम दोनों एक साथ भाई बहन की तरह बड़े हुए हैं, इसीलिए वो मेरी इतनी चिंता करता है। वैसे किलर उनमें से कोई है और मुझे सबसे ज्यादा शक है पीजी और मैनेजर ली के ऊपर, इसीलिए मैं पार्टी में उनके ऊपर ही नजर रखूंगी। और जीनियन बोलता है तुम क्यूट हो। फिर अगले दिन जियानियो जीनियन को पार्टी के लिए ड्रेस चूज कर देने के लिए बोलती है और जीनियन उसे ड्रेस पहन के दिखाने के लिए बोलता है, इसीलिए जियानियो उसे कुछ ड्रेस पहन के दिखाती है और जीनियन उसके लिए एक ड्रेस चूज कर देता है और उसके ड्रेस पे एक हिडन स्पीकर लगा हुआ ब्रोच पहना देता है और उसके कान में एक माइक्रोफोन भी लगा देता है और बोलता है ज्यादा सर मत हिलाना नहीं तो ये गिर जाएगा। If you like this video, please like and subscribe it.